ओके दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, देखिए बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। थोड़ा सा इसमें आपको समझने की ये ज़रूरत है कि सवाल के लैंग्वेज में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल। यानी कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है। लेट्स सपोज दिस इज योर स्क्वायर, दिस इज योर स्क्वायर। यानी स्क्वायर है, यानी इसका लेंथ सभी बराबर होगा। ये भी एक्स लेंथ, ये भी एक्स लेंथ, ये भी एक्स लेंथ और ये भी एक्स लेंथ। तो एक तो इसका एरिया निकालना है। अच्छा, दूसरा किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल। यानी कि इसका एक आपको ये डायगोनल लीजिए और ये डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर साइड x है तो डायगोनल √2 × x हो जाएगा। ये बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। अच्छा जी, तो इस इस डायगोनल इस डायगोनल को एज ए साइड मान के आपको एक स्क्वायर बनाना होगा। इस डायगोनल को एज ए साइड मान के आपको एक स्क्वायर बनाना होगा और अब इसका एरिया आपको पता करना है। यानी ये भी एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड √2x है और इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका वो स्क्वायर हो गया। तो मैं थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा करके दिखा देता हूं। ये आपका वो स्क्वायर हो गया और दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल, और इसका डायगोनल हमने ये लिया जिसपे कि ये वाला स्क्वायर बना। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि लेट, मैंने क्या किया, जो पहले मैंने स्क्वायर बनाया था स्क्वायर, उसका साइड मैंने x मीटर मान लिया। लेट लेट स्क्वायर का साइड जो है सो x मीटर है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? √2x। देन डायगोनल क्या हो जाएगा दोस्तों? √2x मीटर। ठीक है ना? तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये सवाल मतलब कि बीएचयू में पूछा गया है, नवोदय में पूछा गया है, सैनिक में पूछा गया है, बड़ी फेमस सवाल है ये। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर ही रखते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये दो बार मैंने लिख दिया, एक बार हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो गया हमारा एरिया का, सॉरी, इस इस स्क्वायर का एरिया हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि इसके डायगोनल पे बना है। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल। तो साइड का स्क्वायर होता है, यानी साइड कितना है? √2x। तो √2x का होल स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर आ जाएगा? यानी कि अब चूंकि देखो मीटर में नहीं दिया गया, मैंने अपनी तरफ से मीटर मान लिया, इसीलिए हर जगह मैं मीटर स्क्वायर कर रहा हूं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना? तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है? इस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा और दूसरी बार में लिखा गया है 2x स्क्वायर वाली चीज, है ना? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो 1/2, इसका मतलब रेशियो हो गया 1:2। क्लियर है? तो 1:2 हमारा आंसर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, इसीलिए मैंने ऊपर स्क्वायर का एरिया रखा है और नीचे इसको एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल, तो मैंने उस दूसरे वाले का एरिया नीचे रखा है। अगर ये उल्टा होता
कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तब ये 2x स्क्वायर ऊपर होता और x स्क्वायर नीचे होता और रेशियो आता 2:1। ठीक है ना। तो इन सब बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले जो बोला गया है उसको पहले लेंगे और बाद में जो बोला गया है उसको बाद में लेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर 1:। चलिए ओके, ये भी एक सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इफ द डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, if the diagonal of first square is twice of the diagonal of the second square, यानी कि यहां पे दो स्क्वायर है, ठीक है ना, और फर्स्ट स्क्वायर का जो डायगोनल है वो दूसरे स्क्वायर के डायगोनल से 2 गुना है, तो उन दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो निकालना है, ये है आपका सवाल। ठीक है ना। चलिए, तो चूंकि डायगोनल में रिलेशन दिया गया है तो हम भी वैसे ही लेट कर लेते हैं कि लेट डायगोनल ऑफ सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर तो ट्वाइस है तो मैं सबसे पहले सेकेंड स्क्वायर के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है ना डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ द डायगोनल ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, तो मैं डायगोनल ऑफ सेकेंड स्क्वायर ये x मीटर मान लेता हूं कि सेकेंड स्क्वायर का जो डायगोनल है वो x मीटर है। देन डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, देन डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो फर्स्ट स्क्वायर है उस फर्स्ट स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा 2x में, क्योंकि ट्वाइस है। अच्छा जी, अब मैंने आप याद करिए, मैंने आपको डायगोनल से डायरेक्ट एरिया निकालना बताया था, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखिए, अब यहां पे आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर आपको डायगोनल दिया गया है तो डायगोनल से आप पहले साइड निकाल लीजिए। कैसे? डायगोनल जो होता है वो √2 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। तो आप यहां से साइड निकाल लीजिए d, यानी जो भी डायगोनल है, और डिवाइडेड बाय √2, और फिर उसके बाद स्क्वायर के एरिया के लिए d/√2 का होल स्क्वायर करिए, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। या फिर आपको डायगोनल दिया गया तो आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। अगर डायगोनल हमें पता है तो हम डायगोनल से ही डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायगोनल फर्स्ट स्क्वायर का कितना है? 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर आ गया फर्स्ट स्क्वायर का एरिया। चलो सेकंड स्क्वायर का ऐसे ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। ये भी हम लोग डायगोनल का ही निकाल लेंगे डायरेक्ट, साइड निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। हाफ इंटू डी स्क्वायर, तो हाफ इंटू डी स्क्वायर हाफ, और सेकंड स्क्वायर का हमने तो x माना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने डायगोनल x माना है, तो ये x² 2 हो गया। ओके, ये x² 2 हो गया एरिया। तो हमसे रेशियो पूछा गया है, किसका रेशियो पूछा गया है? फाइंड देयर रेशियो ऑफ एरियाज का। तो पहले तो फर्स्ट स्क्वायर का रखेंगे और फिर सेकंड स्क्वायर का रखेंगे, और तो फर्स्ट स्क्वायर का आया 2x स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर का आ गया x² 2। तो जो रेशियो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/1, यानी कि हमारा जो रेशियो आएगा वो 4:1 आ गया। ठीक है ना। तो ये सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, पीवाई की हुई है आपका। लेकिन अब देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इतना ज्यादा तामझाम वैसे भी करने की जरूरत नहीं थी। आप तो डायरेक्ट, मैं चूंकि यहाँ पे लिख लिख के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए अभी जरूरत है, ठीक है ना, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। अदरवाइज आप इस सवाल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देते, ठीक है ना।
और फिर से मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, ये तो याद रखिए ही, डायगोनल से रिलेटेड 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिए, तभी ये सवाल आप तेजी में सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप पहले डायगोनल से साइड निकालेंगे, फिर उसके बाद साइड का स्क्वायर करेंगे, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, मतलब 1 मिनट की जगह हो सकता है 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाए, है कि नहीं? तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला भी याद जरूर रखिएगा, ये मेरे सजेशन है आपको। चलिए, तो 4:1 मैंने पहले से आंसर लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा सवाल है और बिल्कुल ये पीवाईक्यू का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, जस्ट और जस्ट यहां भी आपको एरिया नहीं निकालना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। कहा जा रहा है द लेंथ एट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको 50 मीटर एंड 20 मीटर दी गई। A 7 meter wide path runs along outside the boundary। मतलब कि 7 मीटर का पाथ जो है वो उस रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ है, तो उसी पाथ का आपको एरिया निकालना है। जस्ट और जस्ट यही सवाल है, तो मैं डायग्राम से ही आपको ये सवाल समझा देता हूं। देखिए, ये आपका कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है ना, और इस रेक्टेंगुलर गार्डन में ये 50 मीटर है और ये 20 मीटर है। अंदर मैं लिख रहा हूं क्योंकि बाहर फिर से लिखना है। और फिर इसके चारों तरफ 7 मीटर का ऐसे एक पाथ बना हुआ, चारों तरफ है, कहा जा रहा है ना एलोंग आउटसाइड द बाउंड्री, जस्ट इसके एलोंग, इसके जस्ट बगल में ऐसे बना हुआ है। ये आपका पाथ है, ऐसे पाथ यानी कि रास्ता, यानी रोड, जो कि गार्डन के चारों तरफ घूमने के लिए है, ठीक है ना। और ये 7 मीटर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये भी 7 है, और यहां से यहां तक की दूरी ये भी 7 है। ओके, तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, पहले एक चीज देखिए, अब कहा जा रहा है कि इस पाथ का एरिया क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा कि पाथ को कंसीडर करते हुए पहले कुल टोटल का एरिया निकाल लूंगा, और फिर अंदर वाले गार्डन का एरिया निकाल के उसको माइनस कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। यानी एरिया ऑफ पाथ क्या हो गया, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, टोटल ये जितना है वो टोटल, और फिर एरिया ऑफ गार्डन कर देंगे। तो अब पहले यहां से यहां तक का लेंथ देखिए क्या होगा, ये 50 मीटर तो है ही है। अच्छा जी, यहां से यहां तक ये 7 मीटर, तो ये यहाँ पे 7 ऐड हुआ, और फिर यहां से यहां तक का ये 7 मीटर, तो ये भी 7 ऐड हुआ, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये कुल टोटल। फिर आप देखिए यहां से यहां तक का देखिए, ये 20, और ऊपर वाला ये 7, और फिर नीचे वाला 7, यानी कि कुल टोटल इतना। बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ गार्डन, लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत ना हो, विथ पाथ, अगर आपने इस पाथ को भी कंसीडर कर लिया तो लेंथ कितना हो जा रहा है, 50 + 7 + 7, यानी कि 7 दूनी 14, और ये 64 मीटर। और सेम वैसे ही अगर मैं ब्रेथ के बारे में बात करूं, लेंथ के बाद मैं ब्रेथ के बारे में बात करूं गार्डन की, विथ पाथ, पाथ के साथ कितनी हो जाएगी इसकी ब्रेथ गार्डन की, तो ये हो जाएगी 20 + 7 + 7, यानी कि 34 मीटर। कितना हो गया, 34 मीटर। तो एरिया में बात कर लेता हूं, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 64 इंटू 34। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2176 मीटर। तो ये कुल टोटल का एरिया हमने निकाला। अब जो गार्डन है उसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन निकाल लीजिए। गार्डन का एरिया कितना हो जाएगा, 50 इंटू 20, तो 5 दूनी 10, 1000 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पाथ का ही तो क्या पूछा गया, हमसे एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा,
इन दोनों का डिफरेंस। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 2176 माइनस 1000, यानी कि 1176 मीटर। ये हमारा आंसर 1176 मीटर। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि अगर ये सवाल आ जाए तो जस्ट आपको ये छोटा सा एक डायग्राम बनाना है और उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ला लेना है। ये सब तामझाम तो आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज ये भी 1 से 1.5 मिनट का ही सवाल है कि नहीं। 1176। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, फिर से क्वेश्चन नंबर 10, ये भी प्रीवियस ईयर का है। मैक्सिमम सवाल आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर के सवाल, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल। If each side of a square is increased by 20%, then what would be the percent increase in the area? सब इजी सवाल है, मतलब आप ऐसा ना समझिए कि सब हार्ड सवाल है, सभी इजी सवाल हैं, ये भी बेहद इजी सवाल है। देखिए कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर के हर एक साइड को 20 मीटर से इंक्रीज कर दिया, तो बताओ एरिया में कितना इंक्रीज होगा। कितना इजी सवाल है। अरे पहले आप मान लीजिए कि लेट x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लेट साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड आप 10 मीटर मान लीजिए, चलिए 10 मीटर मान, मतलब कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर का साइड 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी, है कि नहीं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब कहा जा रहा है कि जो हर साइड है वो 20% इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, जो भी नया स्क्वायर बनेगा उसका लेंथ कितना होगा साइड का, तो 10 प्लस 20% ऑफ 10। अरे 20% ही तो इंक्रीज हो रहा है, जितना पहले साइड का लेंथ था उस पर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया 20% ऑफ 10 2 होता है, तो ये 12 मीटर हो गया। यानी अब जो नया हमारा स्क्वायर बना उसका जो साइड है वो 12-12 मीटर का होगा। कितने कितने मीटर का हो गया दोस्तों, 12-12 मीटर। अच्छा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये जो नया आया है एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ये जो नया स्क्वायर आया है इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 यानी कि 144 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो पहले 100 था अब 144 हो गया, तो 100 पे जो चीज जितनी बढ़ती है उतना परसेंट हो जाता है, यानी 100 पे 100 से 144 हो गया यानी 44% हो गया। फिर भी आपको मैं तरीके से भी बता देता हूं कि इंक्रीज कितना हुआ पहले ये देख लीजिए, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ जब 20% साइड इंक्रीज कर दिए, तो 144 माइनस 100 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। अच्छा जी, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज ही तो हमें निकालना है, यानी कि 44 ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो स्टार्टिंग में एरिया थी उसके बारे में बात हो रही है, ओरिजिनली, तो ओरिजिनल वैल्यू यानी ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया जो कि 100 है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 100 से कोई भी चीज जितनी इंक्रीज होगी उतना ही परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज 44%। तो
एक एक बच्चा जो कि अच्छे तरीके से अगर वो मतलब उसके पास कॉमन सेंस है, तो वो इस सवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी पता है किस चीज के लिए चलाएगा? आंसर टिक करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक करने के लिए वो कलम चलाएगा, और किसी चीज के लिए नहीं। आप खुद देखो, वो एज्यूम कर लेता कि साइड जो है सो 10 है, तो वो डायरेक्ट लिख लेता अच्छा साइड 10 है, यानी वो एरिया का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ेगा, यानी साइड 12 हो गया, यानी कि अब एरिया स्क्वायर का एरिया 144 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? तो 44 इंक्रीज हुआ। कितने से पे? 100 पे। तो 100 पे जितने का इंक्रीज होता है उतना ही परसेंट होता है, यानी 44%। आंसर खत्म। 10 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व हो गया। 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। बात वही है मेरे दोस्तों कि आपका लॉजिक कितना मतलब कि बिल्डअप है। आपका लॉजिक कितना बिल्डअप है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये सवाल में ऐसे ही करना था। अगर मान के चलो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए वो साइड अगर 100 एज्यूम कर लेता, साइड अगर 100 एज्यूम कर लेता कि ए जो स्क्वायर है उसका साइड 100 है, तो वो 100 लेता, तो ये आ जाता पहला एरिया। दो उसके बाद 20% बढ़ जाता, तो 120 गुने 120 यानी 14400। तो फिर से वो क्या करता, यहाँ पे 440 440 लेता कि इतना इंक्रीज हुआ, और कितने पे इंक्रीज हुआ? तो 10,000 पे इंक्रीज हुआ इंटू 100। तो ये 0000 सब कैंसिल, 44 बच जाता। तो फिर भी मैं कहूंगा कि आपको 100 क्यों एज्यूम करना, 10 एज्यूम कर लो, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा खराब ना हो। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट एक्स एज्यूम कर ले कि मैं स्क्वायर का साइड एक्स एज्यूम करूंगा, तब तो वो पूरा कैलकुलेशन करेगा, तभी उसको फाइनल आंसर तक पहुंच पाएगा। वो फिर अपने कॉमन सेंस से नहीं सोच पाएगा पूरा, है ना? क्योंकि एक्स आप एज्यूम करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर में एक्स एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये इंक्रीज कराओगे, फिर ऐड करोगे, फिर उसके बाद देखोगे उसका एरिया कितना आएगा। मतलब वहां पे आप कैलकुलेशन में फंसोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना हो। इसीलिए मैं बात एक कहता हूं कि कभी भी अगर वैल्यू नहीं है, तो इस तरह के सवालों को, परसेंटेज से रिलेटेड सवालों को और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सवालों को आप क्या करिए कि 100 मान के एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे 10 मान के एज्यूम करना ज्यादा अच्छा था, इसीलिए मैंने 10 मान के कर लिया, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ ये दिया गया कि 20% इंक्रीज हुआ, ये कह दिया जा सकता था कि 20% डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो 100 मान लें, 10 मान लें, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए मैं यहाँ पे चाहे 50 सवाल सॉल्व कर दूं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होना, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे कि सवाल कैसे करना है, वो ज्यादा फायदेमंद। बात समझ में आई? तो ये बात हमारी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछा गया है, और आप यहाँ पे फॉर्मूला अपना रखेंगे और आंसर ला लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल व्हिच साइड्स आर दिस दिस एंड दिस। मैं यहाँ पे करता जाता हूं, आप भी साथ में करते जाइए। एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने वही किया 10 20 और ये 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। अब उसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करते जाइए आप अपनी तरफ से, मैं तो यहाँ कर ही रहा हूं। ये आया।
ठीक है ना। तो या तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो भी वैल्यू है उसका अंडर रूट लीजिए, या अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि दो सेम है तो उसमें से एक बाहर निकाल लो। तो मैं सबको यहीं पे प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ। 15 का हो गया 3 इंटू 5, 10 का हो गया 2 इंटू 5 और 3 इंटू 2 तो है ही। ठीक है, तो यानी कि देखो ना, ये 3 और ये 3, दो 3 है, दो 5 है और दो 2 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से एक 3 बाहर आया, एक 5 बाहर आया और एक 2 बाहर आया, यानी कि जो हमारा एरिया निकल के आ गया वो आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, प्रीवियस ईयर का ही सवाल था, बिल्कुल और बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड था कि आपने फॉर्मूला डाला और आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो ये एक इजी लेवल का सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 12 को मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई एटलीस्ट जरूर करें, एटलीस्ट ट्राई करिए कि ये सवाल अभी जो हम लोगों ने पीछे किया है उसी की तरीके का सवाल है, बस यहां पे अब सर्कल से रिलेटेड आ गई बात। वहां पे हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड बात, किससे रिलेटेड, यस स्क्वायर से रिलेटेड बात किए थे इंक्रीज के केस में, यहां पे डिक्रीज किया गया है सर्कल के केस में। एटलीस्ट इसको जरूर ट्राई करिए, देखिए कम से कम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है ना, एक बार वीडियो को रोक के ट्राई जरूर करिए। चलिए अब मैं करता हूं, ध्यान से देखिए। ओके, कहा जा रहा है कि रेडियस सर्कल का 30% डिक्रीज कर दिया गया, तो उसके एरिया में कितना डिक्रीमेंट हुआ ये आपको बता। मैं मान लेता हूं कि उसका जो रेडियस है वो आर है, मतलब स्टार्टिंग में जो सर्कल का रेडियस है वो आर है, तो स्टार्टिंग में उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या किया, रेडियस को 30% डिक्रीज कर दिया। नाउ रेडियस डिक्रीज बाई 30%। हाँ जी, 30% डिक्रीज कर दिया, तो नया रेडियस क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, पहले आर था, इसमें से 30% डिक्रीज कर दिया, यानी 30% ऑफ आर हमने माइनस कर, तो ये आ गया आर माइनस 30/100 इंटू आर, जीरो से जीरो कैंसिल, तो नया रेडियस जो आपका आया वो आ गया आर माइनस 3r/10, यानी कि नीचे की तरफ 10 और ये 10r माइनस 3r यानी 7r, तो ये न्यू रेडियस हो गया 7r/10। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। देन जो भी इस इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे जो न्यू एरिया आएगा हमारा इस रेडियस के बेसिस पे, वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया 7r/10, क्योंकि नया रेडियस तो हमारा 7r/10 है, तो न्यू एरिया हमारा ये हो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 इंटू 7 49, तो ये हो गया 49 इंटू आर स्क्वायर बाई 100, 10 स्क्वायर 100 हो गया, यानी कि इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं, 49/100, 49/100 इंटू पाई आर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा न्यू एरिया। अब कहा जा रहा है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है एरिया में। ओके, तो पहले एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, अब इतना हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ भाई, क्या ये हम लोग इसको माइनस करके नहीं निकाल सकते, डिक्रीज इन एरिया, पहले पाई आर स्क्वायर था, अब कितना है 49/100 इंटू पाई आर स्क्वायर है। करिए इसको डिक्रीज करिए। तो हमने क्या किया, पहले तो एक काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आया
यहाँ पे आपका अच्छा एक मिनट, कॉमन लिया है तो थोड़ा सा इसको 1 माइनस 49/100 कर लो, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 100, तो ऊपर की तरफ आ गया 100 माइनस 49, यानी कि ये आ गया पाई आर स्क्वायर 51/100। क्लियर है? तो डिक्रीज परसेंटेज कितना हुआ, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब हुआ कि कितना डिक्रीज हुआ, पाई आर स्क्वायर 51/100 डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में पाई आर स्क्वायर था इंटू 100। इतना परसेंटेज का क्या हुआ दोस्तों, डिक्रीमेंट हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 51/100 इंटू 100, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज डिक्रीज 51, जस्ट और जस्ट 51% हमारा आंसर हो। अच्छा जी, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही, सर एक बात सुनो ना, आप बहुत दिमाग खराब करते हो। आपने यहाँ के सवाल में मुझसे बोला था कि ऐसे परसेंटेज वाले सवाल हो तो 10 ले लो, 100 ले लो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मतलब एक्स लेने से आपने मना किया था, कोई भी वेरिएबल लेने से आपने मना किया था। यहां पे आपको क्या हो गया, यहां आपने रेडियस 10 क्यों नहीं लिया, और फिर 30% डिक्रीज करना था तो 7 कर लेते, 30% डिक्रीज कर लेते तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 नया रेडियस आ जाता, और फिर उससे निकाल लेते। यस, अगर आपने वैसा किया है बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस सवाल को एक ऐसे इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि देखिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है। मतलब ये अननेसेसरी हम लोग बर्डन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको जस्ट और जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ भैया देखो ये बर्डन हो गया। आपने अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर माना होता या 10 मीटर ही मान लिया होता तो आपका पाई इंटू 10 स्क्वायर आ जाता, वैसे के वैसे ही रखते उसको, यानी 100 इंटू पाई रख लेते। फिर 30 सेंटीमीटर डिक्रीज किया तो 3 डिक्रीज हुआ, यानी नया रेडियस अब 7 आ गया, तो 7 आ गया तो नया एरिया जो है सो पाई इंटू 7 का स्क्वायर आ जाता, यानी कि 49 इंटू पाई आ जाता। तो डिक्रीज कितना हो जाता, 51 इंटू पाई। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाता, 51 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 51 आपका डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? मैंने वो भी आपको वर्बली समझा दिया है हर एक पॉइंट को, अगर आपने वैसे किया है तो अच्छा किया। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पहले इस सवाल को कर लो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह से करवा के आपको ये दिखाया कि देखो इसमें कितना कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए कभी भी इस तरह का सवाल आए तो उसमें आप अच्छे से क्या करना है, आपको आपको उसमें 100 या 10 लेके ही करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। इजी सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा बिल्कुल। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल हुज बेस इज इतना एंड हाइपोटेनस इज इतना। अब इससे ज्यादा इजी सवाल क्या हो सकता है, बताइए। एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए, तो हम लोग पाइथागोरस का नियम लगाएंगे और हाइट पता कर लेंगे। और हम लोग पाइथागोरस जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, AB स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर यानी 169 और 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी AB स्क्वायर हो गया 144, यानी AB की वैल्यू हो गई 12
सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि यही हमारी हाइट हो गई, यानी कि ये वाली चीज 12 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 6 टाइम्स जाएगा और 6 पचे 30, 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपने आपने अभी तक जो भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मेरा मेरा मेन मकसद ये है कि आपको मैं ये सिखा पाऊं कि आखिर सवाल कैसे सॉल्व करना है। ये सवाल तो आपके बुक में भी सॉल्व है, आप गाइड उठाएंगे, आर एस अग्रवाल की किताब उठाएंगे, हर जगह सॉल्व है। बट एक टीचर आपको यही सिखाता है कि जल्दी कैसे करें और स्टैंडर्ड क्या मेथड अपनाएं ताकि हर एक सवाल में उस तरह की चीजें आप लोग अप्लाई कर सके। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपको वो चीज सिखाई। ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि सर्कल का रेडियस इतना डिक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, या स्क्वायर का, या रेक्टेंगल का, या रोम्बस का, या ट्रिपेजियम का, कुछ भी दे देंगे और उसका साइड में कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कर देंगे और नया पूछेंगे। तो आप हमेशा क्या करिए, 10 लेके काम करिए या 100 लेके काम करिए। 10 लेके करना सबसे अच्छा है इस तरह के सवाल। ठीक है ना, 100 लेके करेंगे तो वो भी अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज एक्चुअल वाला जब सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आप 100 लेके करिए। हालांकि वहां भी अगर 10 लेके करेंगे ना तो भी अच्छा है, वहां भी 10 लेके आप कर सकते हैं। है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसको एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके।